सर आज की ये वीडियो हर उन लोगों के लिए इंपोर्टेंट होने वाली है जिनकी उम्र 35 साल, 40 साल, 45 साल, 50 साल हो चुकी है और अभी तक उन्होंने जिंदगी में कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं की है कि आने वाली जो उम्र है रिटायरमेंट के बाद उसके लिए हमें पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो भाई उसके लिए हम पैसे इकट्ठा कैसे करें। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगता है कि भाई अब तो मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अब हम कहाँ पर निवेश करें, कैसे पैसा इकट्ठा करें, कैसे हम प्लान करें। तो आज की ये वीडियो देखिए, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको सारा सिस्टम पता चल जाएगा कि भाई इस उम्र में आपके लिए इन्वेस्टमेंट के क्या क्या ऑप्शन है, कहां कहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वहां पर आपको रिटर्न्स कितना मिल सकता है और रिस्क कितना लेना पड़ सकता है, और इसी उम्र में निवेश करके एक ऐसा रास्ता जिससे आप करोड़पति भी बन सकते हैं। इन तमाम तर मुद्दों पर हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि भाई इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। सर डायरेक्ट हम अपने मुद्दे के ऊपर आते हैं और सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर आपकी उम्र 40 साल, मानिए कि 40 साल है, 45 साल है, 50 साल है, तो आपके लिए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना, 40 से ऊपर के जो भी लोग हैं उनके लिए खास तौर से मैं कहना चाहूंगा। तो देखिए, सबसे पहला ऑप्शन आपको मिल जाता है पीपीएफ का। ठीक है, पीपीएफ हो गया, दूसरा ऑप्शन हो गया आरडी का और तीसरा ऑप्शन हो गया एफडी का। समझ रहे हैं ना। सबसे पहले पीपीएफ में यहाँ पर अगर रिटर्न्स की मैं बात करूं तो यहाँ पर ईयरली आपको 7.1 7.2% का रिटर्न्स देखने को मिल जाता है। ठीक है ना। आरडी की अगर मैं बात करूं तो 7 आरडी में 6.7 या फिर 6.8 या फिर 6.5% का आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। एफडी आरडी वगैरह में यहाँ पर बैंक टू बैंक वेरी करता है। किसी किसी बैंक के अंदर देखेंगे एफडी के रेट जो है ना वहां पर 7% रहेंगे, किसी के यहाँ 6.5% रहेंगे, किसी के यहाँ 8% भी रहेंगे, और कहीं कहीं पर आजकल प्राइवेट बैंक में तो 9% भी देखने को मिलता है। तो 7%, 7.5% आप मान कर चलिए कि यहाँ पर आपको रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो यहाँ पर एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सोच कर देखिए, आज की डेट में अगर महंगाई दर की बात करें तो 6.5%, 6%, 6.5% से ऊपर की महंगाई दर है। 6.5%, 7% इस तरह का। लेकिन 6.5% मान लेते हैं कि भाई महंगाई दर है, वहां पर आपको 7% या 8% का रिटर्न मिल ही जाता है। तो 1 या 1.5% से आपके पैसे ग्रो हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आपके पैसे ग्रो हुए ही नहीं, वहां पर आपको ग्रोथ नहीं मिल सकता। बहुत अच्छा खासा ग्रोथ जिसकी जरूरत है और जिसके लिए लोग निवेश करते हैं वो चीज आपको मिला ही नहीं। तो फाइनली अब जरूरत है एक ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की जहां पर आपके पैसे इन्फ्लेशन को बीट करते हुए ग्रो करता रहे। तो ऐसे ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो आ जाता है म्यूचुअल फंड। अब देखिए, म्यूचुअल फंड जो होते हैं ना ये रिस्की होते हैं। हमने पीपीएफ की बात किया है, एफडी की बात किया है, आरडी की बात किया है। इन जगहों पे देखेंगे तो रिस्क नहीं है, लेकिन रिटर्न्स भी कोई खास नहीं है। लेकिन म्यूचुअल फंड के अंदर आप अगर आएंगे तो यहाँ पर आपको रिस्क लेना पड़ेगा। देखिए, अब यहाँ पर जो रिस्क है ना वो आपको लेना पड़ेगा, लेकिन इसको डिक्रीज भी किया जा सकता है। वो खैर आगे मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो फाइनली म्यूचुअल फंड के अंदर अगर अच्छे रिटर्न्स बनते हैं तो यहाँ पर रिस्क भी अच्छा खासा आपको लेना पड़ सकता है। देखिए, अब यहाँ पर रिस्क क्यों रहता है, क्योंकि यहाँ पर जो हम पैसे लगाते हैं ना वो पैसे हमारा जो होता है वो फंड मैनेजर, उसके जो प्रोफेशनल फंड मैनेजर होते हैं वो स्टॉक मार्केट के अंदर पैसे, हमारे ज्यादातर पैसे को निवेश करता है, इसलिए उन पैसों पर रिस्क रहता है। अगर आपको बहुत अच्छा खासा रिटर्न्स चाहिए तो आपको कुछ हद तक रिस्क भी लेना पड़ सकता है। समझ रहे हैं ना। अब एक बात और भी आती है, थोड़ा म्यूचुअल फंड तो हमने बता दिया है, लेकिन ये रिस्क आप एक और भी तरीके से ले सकते हैं। यानी डायरेक्ट आप स्टॉक के अंदर निवेश करेंगे, लेकिन डायरेक्टली अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर निवेश करते हैं तो वहां पर दो चीजों की बहुत ही ज्यादा जरूरत होगी। कई सारी चीजों की जरूरत होती है, लेकिन दो चीजों की जरूरत बहुत ज्यादा होगी। सबसे पहली चीज ये कि भाई आपके पास टाइम होना चाहिए, और सिर्फ टाइम रहने से काम नहीं चलेगा, आपके पास नॉलेज भी होना चाहिए। क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर स्टॉक खरीदने से लेकर स्टॉक बेचने तक सारी चीजों को आपको खुद ही मैनेज करके चलना पड़ेगा, सारी चीजों को आपको खुद ही हैंडल करना पड़ेगा। तो ये अक्सर लोगों के पास नहीं होता है, और मुझे लगता है कि आज इंडिया के अंदर आज के डेट में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें स्टॉक मार्केट के बारे में सही जानकारी नहीं है, सही नॉलेज नहीं है, और कुछ लोग जानते हैं तो कुछ लोग ऐसे जानते हैं कि भाई शेयर मार्केट के अंदर पैसे डूब जाते हैं। तो ये चीज हो गई। अब अगर म्यूचुअल फंड की अगर मैं बात करूं तो म्यूचुअल फंड के अंदर आपको कुछ नहीं, बस एक अच्छा सा फंड सेलेक्ट करना है और वहां पर आपको पैसे निवेश कर देना है। तो यहाँ पर असल में होता क्या है कि आप अपने पैसे को एक एएमसी को देते हैं, एक म्यूचुअल फंड कंपनी को देते हैं,
और वो कंपनी जो होती है ना, एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर को हायर की होती है, और वो फंड मैनेजर जो होते हैं वो आपके पैसे को मैनेज करते हैं। और ये पैसे मैनेज करने के उनके पास तरीके भी होते हैं, उनके एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा होते हैं इन चीजों को लेकर, क्योंकि इन चीजों के ऊपर वो काफी ज्यादा अध्ययन करके उनके पास काफी सारे एक्सपीरियंस होते हैं। उन एक्सपीरियंस के साथ आपके पैसे को वो मैनेज करते हैं। तो यहाँ पर आपको दोनों चीजों की जरूरत ना पड़ती, ना आपको बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत है, और ना आपको वहां पर बहुत सारी चीजों को मैनेज करने की जरूरत है। सिंपल भाई, आपने पैसे लगाया और आपने छोड़ दिया, अब उसको स्पेशलिस्ट जो है वो मैनेज करेंगे। तो यहाँ तक ये सारी बातें क्लियर हो जाती है। अब एक सिंपल पोर्टफोलियो मैं आपको बनाकर देने वाला हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि भाई ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होना चाहिए। तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा तामझाम हम यहाँ पर नहीं करने वाले हैं। एक सिंपल पोर्टफोलियो मैं आपको बनाकर देता हूँ, जहाँ पर आपको 20 सालों के लिए निवेश करना है। कितने सालों के लिए? 20 सालों के लिए निवेश करना है। अगर मैं ये मानकर चलता हूँ कि अगर आपकी एज 35 साल है तो आप 20 साल तक निवेश करेंगे तो 50-55 साल, 15-20 साल तक निवेश करेंगे तो 50-55 साल आपकी एज हो जाएगी। 40 साल उम्र है, अगर 15-20 साल तक आप निवेश करते हैं तो वहां पर आपकी एज कितनी हो जाएगी? 60 साल या 55 साल हो जाएगी। समझ रहे हैं ना, इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन के हिसाब से। तो वहां पर पोर्टफोलियो जो हमारा बिल्कुल सिंपल सा रहने वाला है वो इस तरीके से रहने वाला है। सबसे पहले आपको एक फ्लेक्सी कैप लेना है। समझ रहे हैं ना, फ्लेक्सी कैप इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो आपके ज्यादातर पैसे होते हैं वो इक्विटी में निवेश तो होते हैं, लेकिन फंड मैनेजर की फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि भाई यहाँ पर स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप, ये तीनों मार्केट कैप के अंदर फंड मैनेजर अपनी समझदारी के हिसाब से पैसे को निवेश कर सकता है। तो ये आज़ादी जो है ना फंड मैनेजर की, ये हमें ज़्यादा रिटर्न्स बना कर देता है। फ्लेक्सी कैप की अगर रिटर्न्स की बात करूँ तो यहाँ पर 15 से 18% की रिटर्न्स आप पकड़ कर चलिए। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं होने चाहिए, बस 15 से 18% का रिटर्न्स मैं पकड़ कर चलता हूँ। तो ये यहाँ पर सिर्फ आपको 1000 रुपये लगाना है। उसके बाद मिड कैप में आ जाए तो मिड कैप में मैं मान कर चलता हूं कि ओवरऑल किस फंड का रिटर्न्स कितना है ये चीज देखने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल जो यहां पर रिटर्न्स मिल सकते हैं, मैं मान कर ये चलता हूं कि भाई 18% से लेकर 20% के आपको रिटर्न्स मिल सकते हैं। HDFC फंड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 2 फंड है जिसके बारे में आप बहुत ज्यादा सुन चुके होंगे। सबसे पहला है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड और दूसरा है HDFC अपॉर्चुनिटी मिड कैप फंड। तो इन दोनों में से किसी भी एक को आप ले सकते हैं, जहां पर 2000 रुपये की आप SIP कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं अब स्मॉल कैप में। समझ रहे हैं ना, स्मॉल कैप में आप ऐसे स्मॉल कैप लेना है आपको जो मार्केट के अंदर चर्चित है, जिसके AUM बहुत अच्छे खासे हैं। समझ रहे हैं ना, तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड और दूसरे नंबर पे कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड। दोनों ही फंड बहुत ही अच्छे हैं और पिछले कई सालों में अपने इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छा खासा रिटर्न्स भी बना कर दिया है। तो यहाँ पर इन दोनों में से कोई एक भी फंड आप ले सकते हैं और 2000 रुपये की आप SIP कर सकते हैं। यहाँ पर रिटर्न्स अगर एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक मान कर चलें तो आप 20% से लेकर 22%, 23% तक के मान सकते हैं। जबकि पिछले 5 ईयर्स में अगर स्मॉल कैप फंड के रिटर्न्स को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको मालूम पड़ेगा 25%, 27-28% और 30% के रिटर्न्स दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। लेकिन हमने शुरू में ही कहा है कि भाई एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हम कम ही मानकर चलते हैं, लेकिन उस वक्त मिलने के टाइम पर ज़्यादा मिलेगा तो उस वक्त ज़्यादा खुशी होगी। तो 2000 रुपये की SIP हमें किसमें करनी है? स्मॉल कैप फंड के अंदर करनी है। यहाँ पर एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा, देखिए ज़रूरी नहीं है कि 2000 रुपये हम मिड कैप में डालें तो 2000 रुपये स्मॉल कैप में डालें। अगर आपका रिस्क एपिटाइट अलाउ करता है तो आप 3000 रुपये स्मॉल कैप में डाल सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। या फिर आपका रिस्क एपिटाइट अलाउ नहीं करता है तो आप 1500 के भी महीने आप SIP कर सकते हैं स्मॉल कैप के अंदर, या 1000 भी डाल सकते हैं। 3000 रुपये आप मिड कैप में भी डाल सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं आप। अब इस पोर्टफोलियो पे जो हम ओवरऑल रिटर्न्स मानकर चलेंगे, ओवरऑल पोर्टफोलियो पर जो हमारे को ओवरऑल रिटर्न्स मिलेगा वो हम ये मानकर चलते हैं कि भाई 15 से 16%, 18% का रिटर्न्स हमें मिल जाएगा। 15%, 16% का रिटर्न्स हम मानकर चलते हैं, 16% का रिटर्न्स या 15%, 15% पकड़ लीजिए कि 15% का हम रिटर्न्स मानकर चलते हैं। और अब जरा हम कैलकुलेशन देखते हैं कि भाई अगर हमारे को 15% का रिटर्न्स मिल जाता है ओवरऑल पोर्टफोलियो पे और हम निवेश करेंगे 20 साल के लिए या 15 साल के लिए, तो हमारा टोटल कॉर्पस कितना ज्यादा तैयार हो सकता है। एक बात और भी याद रखिए कि भाई अपने इन्वेस्टमेंट को टाइम टू टाइम बढ़ाना बहुत जरूरी है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अपने टाइम टू टाइम अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम यहाँ पर ये मानकर चलते हैं कि हम 20 साल के लिए निवेश करेंगे, वहाँ पर हमारे को 15% का रिटर्न्स मिल जाएगा ओवरऑल पोर्टफोलियो पे।
और हर साल हम 10% अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे, यानी स्टेप अप जिसे हम कहते हैं वो करेंगे। अब चलिए जरा हम कैलकुलेशन देखते हैं कि हमारा कितना ज्यादा कॉर्पस या कितना कम कॉर्पस तैयार हो सकता है। देखिए यहाँ पर ग्रो का आपको स्टेप अप SIP कैलकुलेटर दिख जाता है। यहाँ पर सबसे पहले हम मंथली SIP हमने कितने का बताया है, मंथली SIP हम 5,000 रुपये की करेंगे। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे आता है अनुअल स्टेप अप हम कितने % का करेंगे, 10% का करेंगे। उसके बाद एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हमने कितना मानकर चला है, 15% हम मान लेते हैं। चलिए 15% का रिटर्न्स हम मान लेते हैं। और ये चीज़ हमारे को कितने सालों के लिए करना है, तो हमारे को ये चीज़ करना है 20 सालों के लिए, 20 ईयर्स के लिए। अब जो रिटर्न्स रिजल्ट आपके सामने आएगा वो कुछ इस प्रकार के होंगे, ठीक है ना। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपके टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएंगे वो 34,36,500 रुपये हो जाएंगे। ये टोटल आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद उस पर जो रिटर्न्स मिलेंगे 90,50,090 रुपये का, ठीक है ना। टोटल कॉर्पस आपका 1,24,86,590 रुपये का तैयार हो जाएगा। आपने देखा कितने सालों तक के लिए हम निवेश कर रहे हैं, सिर्फ 5,000 रुपये की हम SIP कर रहे हैं और स्टेप अप हमारा 10% का रहने वाला है। तो 1 करोड़ का कॉर्पस यहाँ पर तैयार हो जा रहा है। लेकिन हम यहाँ पर ये मानकर चलते हैं कि ठीक है भाई, आप 20 साल के लिए नहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे, हो सकता है कि आप 15 सालों के लिए निवेश करें। तो 15 साल में जो टोटल कॉर्पस आपके हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 51 लाख रुपये के हो जाएंगे, 51,29,617 रुपये के हो जाएंगे। इसको अगर और भी अगर आप कम करते हैं, सिर्फ 10 साल के लिए अगर ये काम आप करता है, ये सॉरी यहाँ पर रिटर्न्स भी चेंज हो गया भाई, रिटर्न्स मैंने चेंज कर दिया, 15% का रिटर्न्स है ना 10 सालों तक। तो देख सकते हैं यहाँ पर 18 लाख रुपए का कॉर्पस टोटल आपका तैयार हो रहा है। कितने लाख का, 18 लाख रुपए का कॉर्पस तैयार हो रहा है, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह करके ये सारा कैलकुलेशन है और अपनी स्ट्रैटेजी आप ऐसे बना सकते हैं। तो फाइनली ये सारा कैलकुलेशन था जिसे आपने देख लिया है। अब मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता हूं कि इसी स्ट्रैटेजी के साथ, इसी तरह के फंड सिलेक्शन के बाद अगर आपने कंसिस्टेंटली इसी तरह से रेगुलेशन को मेंटेन किया और रेगुलर आपने निवेश करता रहा तो आपका इस तरह के कॉर्पस बनेंगे, मैं पूरा आत्मविश्वास के साथ कहता हूं। बाकी इन तमाम तर मुद्दों पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर ही बताइएगा। उम्मीद करता हूं कि ये इन्फॉर्मेशन और जानकारी अच्छी लगी हो तो बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।